हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 28 जुलाई। 28 जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स हैं हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं आज के मेंस डोज यानी कि एडिटोरियल एनालिसिस में। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल एनालिसिस को। आगे बात करें उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा एडिटोरियल एनालिसिस जो आता है उसके साथ मैं कोशिश करती हूँ आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराने की। और इस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं आपको हर रोज एक मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देती हूँ। तो ये जो मेंस का क्वेश्चन आपको आज मिलेगा वो आपको वीडियो के एंड पे मिलेगा, इसीलिए पूरी वीडियो देखना, उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। आप अपने आंसर्स कहाँ भेजोगे? एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं बताऊंगी आगे कौन सा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर भेजना है। और आप अपने फीडबैक्स जो है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के आंसर्स रिव्यू करोगे, एक दूसरे को फीडबैक दोगे। और यहाँ पे पीयर रिव्यू सिस्टम चलेगा, ठीक है। पीयर रिव्यू सिस्टम, देखो जो लोग मैं देखूंगी कंसिस्टेंटली, जो लोग दूसरों के आंसर्स इवेल्युएट करते हैं मैं उन्हीं के आंसर्स इवेल्युएट करूंगी, ओके। तो मैं अपना फीडबैक उन्हीं लोगों के आंसर्स पे दूंगी जो मुझे लगेगा कि दूसरों के आंसर्स को इवेल्युएट करते हैं, उस पर अपना फीडबैक देते हैं, ओके। तो आपको पीयर रिव्यू करना है एक दूसरे के आंसर्स को। और मैं आपको बेस्ट आंसर जो होगा वो पिन कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही, सो दैट आप सभी लोग उस आंसर से सीख सकें। और उस आंसर को मैं अपने इस वीडियो में शामिल करके आपको बताऊंगी भी कि क्या क्या चीज़ें आपको उससे सीखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। उससे पहले आप कहाँ भेजोगे अपने आंसर्स? तो इस चैनल पे आपको अपने आंसर्स भेजने हैं, मयूरी भागवानी यूपीएससी आप सर्च करोगे आपको वो चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे आप अपने आंसर्स भेजोगे। और यहाँ पे आपको एक दूसरे के आंसर्स को पीयर रिव्यू भी करना है। इसके अलावा ये वाला टेलीग्राम चैनल भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। जो भी हमारा प्रीलिम्स डोज आता है, प्रीलिम्स संग्राम आता है, उसके जो पीडीएफ होती है वो मैं इस चैनल पे ही पोस्ट करूंगी। सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते हैं। इसके साथ आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग यूपीएससी, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम अभी खराब चल रहा है, खराब नहीं चल रहा है, इंस्टाग्राम अभी बंद चल रहा है क्योंकि फ़ोन खराब है, तो इसीलिए। बाकी आप मुझसे इन सब मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं। आज देखो, मैंने कल आपको जो क्वेश्चन दिया था पहले मैं उसका बता देती हूँ कि कैसा आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। क्वेश्चन था, फ्रॉम टाइम टू टाइम द challenges faced by fledgling democracies in India's neighborhood have raised a question of human rights. Analyze this with respect to recent political developments in Myanmar. 150 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन लिखना था, आंसर लिखना था। तो पहले तो इंट्रोडक्शन में क्या करना है, जब भी मैंने आपको हर बार बताया, जब भी आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, चाहे जीएस हो, एथिक्स हो, कोई भी पेपर हो, अगर आपको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया है तो इंट्रोडक्शन में आप उसी स्टेटमेंट को इलेबोरेट करोगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग समझाओगे कि उस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना था कि इंडिया का नेबरहुड कितना ज़्यादा अभी डिस्टर्ब चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है। और इस नेबरहुड में यहाँ पे म्यांमार का सबसे ज़्यादा जिक्र आपको करना था, लेकिन साथ में दूसरी जो हमारे दूसरे देश भी हैं, आपको पता है बांग्लादेश में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, श्रीलंका में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्रिपल कर रही है, और अफगानिस्तान का आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के बारे में हम बताएंगे, पहले थोड़ा सा एक मेंशन देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको बताना है म्यांमार में किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, एक टाइमलाइन आपको बतानी है, ठीक है। टाइमलाइन क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बोला गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के बारे में बताना है, एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, बेसिकली आपसे क्रोनोलॉजी टाइमलाइन पूछी हुई है। इसके बाद मेन क्वेश्चन हमारा है ह्यूमन राइट वायलेशन का। तो ह्यूमन राइट्स किस तरह से म्यांमार में वायलेट हुए हैं, इसको आपको बताना है। ह्यूमन राइट्स इन म्यांमार, ये हेडिंग डाल के, ह्यूमन राइट वायलेशन इन म्यांमार, ये हेडिंग डाल के आपको इसको इलेबोरेट करना है कि किस तरह से एक्टिविस्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है, किस तरह से डेमोक्रेसी खत्म हो गई, किस तरह से मिलिट्री रूल आ गया है, किस तरह से इकोनॉमी यहाँ पे एकदम कॉन्ट्रैक्ट करती जाती है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो गए हैं, कितने सारे लोगों को डिटेन कर लिया गया है, कितने सारे सिविलियंस की जान गई है, ये सारे इश्यूज आपको यहाँ पे लिखने थे। उसके बाद एंड में आपको एक कंक्लूजन देना था। कंक्लूजन में एक चीज़ ऐड करनी थी, कंक्लूजन में इंडिया के लिए क्या स्कोप है, इंडिया को क्या करना चाहिए, इंडिया के सामने क्या डिलेमा है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आप बताओ, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी जो है इंडिया की, इसके बारे में बताओ। म्यांमार की इंपॉर्टेंस अल्टीमेटली क्या है, म्यांमार को यहाँ पे गेटवे टू एशियन,
गेटवे टू एशियान कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, इस तरह से आपको कंक्लूड करना था कि इंडिया के लिए अब आगे क्या ऑप्शन है, ओके। तो बेसिकली ये सब चीजें मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी। अब देखो मैं आपको बताती हूँ आज का बेस्ट आंसर जो कि है दीपक का, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक, आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है। देखो इन्होंने स्टार्टिंग में बताया है कि आज की डेट में किस तरह की सिचुएशन म्यांमार में एग्जिस्ट कर रही हैं। यहाँ पे इनसे मैं और एक चीज एक्सपेक्ट कर रही थी, वो ये थी कि ये दूसरी जो डेमोक्रेसीज हमारे आसपास के और जो नेबर्स हैं उनके बारे में भी आप थोड़ा सा आपको जिक्र करना चाहिए था, क्योंकि ओवरऑल नेबरहुड की बात पहले की हुई थी स्टेटमेंट में, उसके बाद आपसे म्यांमार के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो पहली चीज तो आपको ये करनी थी कि और भी नेबर्स को यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, फिर आप म्यांमार पे जोर दो, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री बताई है म्यांमार की। अब देखो ब्रीफ हिस्ट्री एक्चुअल में ब्रीफ ही होनी चाहिए, ठीक है। लाइक ये ईयर बताया और आपने बस एक एक लाइन में ये बता दिया कि क्या क्या हुआ था, ओके। इसको बहुत बड़े बड़े पैराज में नहीं लिखना है। एक और चीज याद रखना, मैंने कुछ स्टूडेंट्स की कॉपीज देखी, आंसर अपने जो लिखते हो ना उसमें चीजें सही हैं लेकिन सेंटेंसेस बहुत बड़े बड़े आपने लिखे हुए हैं, तो सेंटेंसेस को शॉर्ट करो। हमारा जो एथिक्स का कोर्स चल रहा है उसमें भी मैं स्टूडेंट्स को यही समझाती हूँ। मैंने उनसे 8 चेक बॉक्सेस बनवाए हैं कि आप जब भी अपना आंसर लिखोगे इन 8 चेक बॉक्सेस को चेक करोगे कि क्या सब चीजें यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। उसमें से एक चेक बॉक्स है शॉर्ट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस शॉर्ट रखना है। देखो आप दीपक की कॉपी में देख सकते हो सेंटेंसेस बहुत शॉर्ट है। एक और कॉपी मैंने यहाँ पे देखी प्रतीक की, याचिका की। तो प्रतीक आपकी कॉपी में भी मुझे काफी इंप्रेसिव लगी आपकी कॉपी, लेकिन आपकी कॉपी में प्रॉब्लम क्या है, आप बहुत बड़े बड़े आंसर्स लिखते हो, बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते हो, उसको शॉर्ट करो, ठीक है, सेंटेंसेस शॉर्ट करो। इसके बाद देखो इन्होंने ह्यूमन राइट इश्यूज बताए हैं म्यांमार में, ठीक है, ज्यादा डायमेंशन भी कवर करे हैं। उसके बाद पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताया कि कू के बाद क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से यूएस एक्ट कर रहा है, किस तरह से बाकी ग्लोब एक्ट कर रहा है, और कंक्लूजन में इंडिया की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये इन्होंने बताई है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूंगी कुछ और कीवर्ड्स भी ऐड करो, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो गई, ठीक है, म्यांमार बीइंग द गेटवे ऑफ एशियान, ये सब चीजें आपको और ऐड करनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं आज के एडिटोरियल की, द मैसेज फॉर बाइडेन, वेस्ट एशिया हैज मूव्ड ऑन। तो देखो यहाँ पे बाइडेन जो है, जो बाइडेन जो है ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और इनको यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि देखो भाई जो तुम अब वेस्ट एशिया की तरफ आ रहे हो ना, वेस्ट एशिया मूव ऑन कर चुका है। तो कहानी क्या है, कहानी मैं आपको बताती हूँ। वेस्ट एशिया जो है, वेस्ट एशिया में बहुत सारे राइवल ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, राइवल कंट्रीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मेनली ट्राइलेटरल वॉर चलता रहता है, ट्राइलेटरल टसल चलता रहता है। ये ट्राइलेटरल टसल किस किस के बीच में है, एक साइड पे है इजराइल, ठीक है, दूसरे साइड पे है सऊदी अरेबिया यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल आप इसको बोल सकते हो, और तीसरे साइड पे है ईरान। इन तीनों के बीच में टसल चलता रहता है और यूएस को इन तीनों के बीच में बैलेंस करना पड़ रहा है। इंडिया भी करता है, यूएस भी कर रहा है। तो आप देखो तीनों जो दुश्मन है आपस में, उनसे एक साथ दोस्ती कैसे रखोगे, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। वैसे ही यहाँ पे फॉरेन जो पॉलिसीज हैं हर कंट्री की, वो भी इसी हिसाब से बैलेंस करती हैं इस रीजन में, तो यूएस को भी सेम यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये भी है कि यूएस कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट लेता था, लेकिन यूएस के साथ इशू क्या है ना, यूएस का इंटरेस्ट जहां खत्म, यूएस का अपना मतलब जहां खत्म, वहां से यूएस निकल लेता है। अब यूएस को फिर से वेस्ट एशिया की यहाँ पे याद आई है, क्यों, क्योंकि अगेन यूएस का इंटरेस्ट यहाँ पे फंसा हुआ है, और यूएस अब यहाँ पे वापस आया है। और यहाँ पे आप देखोगे अमेरिका की स्थिति आज के टाइम पे कैसे हो गई है। अमेरिका एक टाइम पे सिंगल पोल हुआ करता था वर्ल्ड का, ठीक है, एक इकलौता बड़ा पोल हुआ करता था, इकलौती बड़ी क्रेडिबल पावर हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में देखो यहाँ के प्रेसिडेंट को एक एक जगह जाना पड़ रहा है वेस्ट एशिया में, और जहाँ इनको भाव भी ज़्यादा नहीं मिल रहा। अब क्यों ज़्यादा भाव नहीं मिल रहा ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं ये बताती हूँ कि ट्राइलेटरल टसल क्यों चल रहा है। तो वेस्ट एशिया में ट्राइलेटरल टसल चल रहा है सऊदी अरेबिया, इजराइल और ईरान। अब देखो सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में तो इसीलिए टसल है क्योंकि सऊदी अरेबिया में जो ज़्यादातर लोग रहते हैं दे आर सुन्नी मुस्लिम्स, ओके, सुन्नी मुस्लिम हैं ये, जबकि ईरान में शिया मुस्लिम है। तो बेसिकली एथनिसिटी का यहाँ पे डिफरेंस है और इसीलिए यहाँ पे इश्यूज चलते हैं। और एक बड़ी चीज ये भी है कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी है, ठीक है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कैसे, दोनों ही ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो दो यहाँ पे बड़े होटल हैं, ठीक है, दोनों आपस में भाई हैं और दोनों सेम चीज में यहाँ पे होटल दोनों का
दोनों ने ओपन किया है, तो दोनों के बीच में राइवलरी तो होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही सुन्नी शिया वाला इशू चल रहा है, लेकिन साथ में इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर्स भी हैं, इसीलिए टसल है। दूसरा, इसराइल के साथ क्या तकलीफ है इनको, सऊदी और ईरान को? तो देखो तकलीफ ये है कि इसराइल ने क्या किया था, इसराइल बेसिकली ज्यूइश कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे मेजोरिटी जो लोग हैं वो ज्यू हैं, ठीक है। इसराइल ने क्या किया था मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुई तो ज्यू लोग जो थे उनको हर जगह से बाहर निकाल दिया गया था, ज्यूज के ऊपर बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। जर्मनी का आपको पता है, जर्मनी में हिटलर ने ज्यूज को हीट चेम्बर्स में डलवा दिया था और ज्यूज को खत्म कर दिया था एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सारे ज्यूज इकट्ठे होते हैं और ये सारे ज्यूज बोलते हैं कि हम अपना एक देश बनाएंगे, और ये अपना देश बनाना चाहते हैं जेरूसलेम के आसपास वाले रीजन को। जेरूसलेम क्यों? क्योंकि जेरूसलेम इनके लिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल महत्व का था, सबसे ज़्यादा होली प्लेस इनके लिए ये थी, ज्यूज के लिए। अब जेरूसलेम के आसपास जो एरिया था वो उस टाइम पे कहलाता था पलेस्ताइन। पलेस्ताइन एक कंट्री थी जहाँ पे मेनली अरब लोग रहते थे, अरब मुस्लिम्स रहते थे, ठीक है। अब इसराइल धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू करता है, और आज की स्थिति ऐसी है कि मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं, मैक्सिमम कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड की, वो इसराइल को रिकॉग्नाइज करती हैं, पलेस्ताइन को नहीं करती हैं। तो एक तरह से इसराइल ने क्या किया, पलेस्ताइन को धक्का मार मार के, अरब मुस्लिम्स को धक्का मार मार के ज्यूज ने उस पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया, और अब उस पूरे एरिया का नाम इसराइल पड़ गया है। बहुत ही छोटा सा एरिया है जो पलेस्ताइन कहलाता है, और उस पलेस्ताइन को भी कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये तकलीफ है सऊदी अरेबिया और ईरान को, क्योंकि देखो सऊदी और ईरान भले ही शिया या सुन्नी हो, लेकिन हैं तो मुस्लिम कंट्रीज, अरब कंट्रीज, और इसराइल से उनको यही तकलीफ है कि इसराइल जो है वो ज्यूइश कंट्री है, और इसराइल ने पलेस्ताइन के साथ ऐसा किया था। तो बेसिकली देखोगे तो ये एक चीज हो गई ना कि एक ही फैमिली के हिस्से हैं सारे, ठीक है, सऊदी अरेबिया ईरान, लेकिन सामने आपस में भले नहीं बनती हो, लेकिन सामने वाले ने आप ही के किसी के भाई को, आप ही के दूसरे भाई को यहाँ पे घर से निकलवा दिया हो, या उसके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा दिए हो, या उससे उसके हक छीन लिए हो, तो आपकी उससे हर तरह से आप देखोगे हर बार एक दुश्मनी देखने को मिलेगी। तो सऊदी, इसराइल और ईरान के बीच में ये टसल चलते रहते हैं। इसराइल जो है बहुत तेजी से डेवलप भी कर रहा है, इसीलिए इकोनॉमिक फ्रंट पे भी सऊदी और ईरान से दुश्मनी है। नाउ अब यहाँ पे यूएस किस तरह से इनको बैलेंस कर रहा है, यूएस के क्या क्या इंटरेस्ट हैं सबके साथ, इसको भी देखते हैं एक एक करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारा जो मेन आर्टिकल है वो क्या आया है, देखो यहाँ पे बेसिकली बताया ये गया है कि, ये देखो ये कुछ नहीं है, बेसिकली बताया ये गया है कि यूएस जो है अब उसको ज़रूरत पड़ रही है वेस्ट एशिया की। अच्छा, वेस्ट एशिया की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, मैं इसको भी क्लियर कर देती हूँ। 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है। यूक्रेन रशिया वॉर में यहाँ पे यूएस ने क्या किया, रशिया के ऊपर, अब देखो इसको प्रोवोक करने वाला भी कौन था, यूएस था। नाटो ले लो, हमारी नाटो की मेंबरशिप ले लो, ये बार बार यूक्रेन के पास जा रहे थे, नाटो की मेंबरशिप ले लो, नाटो की मेंबरशिप ले लो, ये कहते हुए यूक्रेन ने बोला ठीक है ले लेते हैं, और रशिया ने इसके ऊपर कर दिया अटैक। तो ये यूक्रेन रशिया वॉर चालू हो गया। उसके बाद रशिया के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस भी लगा दिए। अब सैंक्शंस लगा दिए तो रशिया का जो फ्यूल है, जो गैस है, वो यहाँ पे यूएस इंपोर्ट नहीं कर सकता, बाकी देश भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूल की हो गई किल्लत, फ्यूल की हो गई सप्लाई कम, और जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है उसके प्राइजेस बढ़ जाते हैं। तो आज के टाइम पे जो फ्यूल राइज जो हुआ है, फ्यूल का प्राइस राइज जो हुआ है, उसके पीछे रशिया यूक्रेन वॉर है, और उसके पीछे अल्टीमेटली यूएस है। अब यूएस भी इस चीज़ को भुगत रहा है, यूएस के ऊपर भी ये इम्पैक्ट आया कि यहाँ पे फ्यूल के प्राइजेस बहुत बढ़ चुके हैं, और इसीलिए अब फ्यूल की ज़रूरत तो है ही। देखो अब यहाँ के जो लोग हैं, यूएस के जो लोग हैं, डोमेस्टिकली भी बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पसंद आ रहा कि जो बाइडेन संभाल नहीं पा रहे, ठीक है। तो इसीलिए यूएस अब चाहता है एनर्जी सिक्योरिटी होना, और अब यूएस ने फिर देखा है वेस्ट एशिया की तरफ, और इसीलिए अब यूएस के लिए ज़रूरी हो गया है वेस्ट एशिया, क्योंकि यहाँ से ही उसकी एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर होगी। दूसरी चीज़ ये भी है कि देखो यहाँ पे वेस्ट एशिया धीरे धीरे इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ओवरऑल पूरे रीजन्स में भी, तो इसीलिए इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देख के भी यहाँ पे आया। तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे एशिया रीजन में रशिया और चाइना की पकड़ जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। जैसे वेस्ट एशिया में भी रशिया और चाइना की पकड़ बहुत अच्छी है, और इन दोनों से दुश्मनी है यूएस की, तो यूएस इन दोनों को ही काउंटर करना चाहता है, इसीलिए वेस्ट एशिया के साथ अपनी दोस्ती बढ़ा रहा है। चौथी चीज़ ये भी है कि यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है, इस पर अब ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते, ये विश्वास नहीं करते कि यूएस ने बोला तो होगा ही ऐसा, ठीक है। क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो गई है यूएस की, इसीलिए यूएस अपने नए दोस्त बनाना चाहता है, वेस्ट एशिया को फिर से अपना दोस्त बनाना चाहता है, और इसीलिए अब वेस्ट एशिया के साथ इतना इंगेज कर रहा है यूएस, ठीक है। तो यूएस के ये इंटरेस्ट है, इसीलिए यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं
सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज में गए, सऊदी अरेबिया में गए, इजिप्ट में, जॉर्डन में, इराक में, सभी जगह गए, ठीक है। अब बाइडेन जो है वो यहाँ पे बोलते हैं कि मैं जो पुराने हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनको रप्चर करने नहीं, उनको सुधारने आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि रशिया जो अग्रेसिव अपना स्टैंड दिखा रहा है पूरे वर्ल्ड को, चाइना जो यहाँ पे बहुत यहाँ पे आउट कम्पीट कर रहे हैं, चाइना की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड डेट ट्रैप पॉलिसी वाली, उससे मैं बचाने आया हूँ वेस्टर्न वर्ल्ड को, वेस्ट एशिया को, बेसिकली बाइडेन का यही कहना है। अब देखो बाइडेन अपने इंटरेस्ट थोड़ी बताएंगे, बाइडेन तो यूएस तो यही बताएगा ना कि देखो मैं तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ पे आया हूँ, तुम्हें रीजनल प्रोटेक्शन, रीजनल सिक्योरिटी देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। तो बेसिकली बाइडेन का ये कहना है। अब बाइडेन का जो इमीडिएट, तो देखो यहाँ पे बेसिकली बात ये हो रही है कि बाइडेन जो है इनका इमीडिएट कंसर्न क्या है, इनका इमीडिएट कंसर्न यही सारे हैं जो मैंने आपको बताए। और इसके साथ ये चाहते हैं कि जो ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज जो हैं ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज, इसमें रशिया भी एक है। और रशिया इन सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सभी कंट्रीज के साथ मिलकर यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो बेसिकली यूएस चाहता है कि इस एरिया को रशिया मुक्त, चाइना मुक्त बना दिया जाए, और इसीलिए यूएस अब इतना एंगेज हो रहा है इन सारी कंट्रीज के साथ। दूसरी चीज ये भी है कि यूएस की जो डोमेस्टिक सिचुएशन है, डोमेस्टिक लोग जो हैं, सिटीजन जो हैं अमेरिका के, वो बड़े परेशान हैं, बड़े दिक्कत में हैं यूएस में। क्यों? क्योंकि उनको भी फ्यूल बहुत महंगा लग रहा है। जैसे हम लोगों की महंगाई महंगी लगती है, महंगाई बुरी लगती है, वैसे उनको भी लगती है, ठीक है। तो वहाँ के लोग बड़े गुस्सा हैं, बड़े नाराज हैं यूएस के प्रेसिडेंट से, यूएस की गवर्नमेंट से। और इसीलिए यूएस यहाँ पे इन लोगों को समझाने के लिए, मनाने के लिए एनर्जी का जुगाड़ कर रहे हैं। और इस एनर्जी का जुगाड़ कहाँ से होगा? सऊदी अरेबिया के थ्रू होगा। अब यहाँ पे अगले ही थोड़े दिनों में मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। अगर मिड टर्म इलेक्शंस बिगड़ गए यहाँ पे यूएस की पार्टी के, ये जो बाइडेन है इनकी पार्टी के, तो अगले आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी बिगड़ सकते हैं और बाइडेन को यहाँ पे हो सकता है कि पावर से बाहर निकलना पड़े, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हर जगह की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अफेक्ट करती है फॉरेन पॉलिसी को, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। इसके अलावा देखो सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ, दोनों के साथ बैलेंस करना भी एक बड़ी चीज़ है। अब इनको लग रहा है, यहाँ पे यूएस बार बार बोल रहा है कि हम नॉर्मलाइज कराएंगे सबके रिलेशनशिप को, हम इजराइल ईरान सबके जो बीच में इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि सभी कंट्रीज यहाँ पे बिना यूएस की मदद के भी अपने सारे रिलेशनशिप्स को यहाँ पे नॉर्मलाइज करने की तरफ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि यूएस यहाँ पे एक तरह की ऐसा अलायंस बनाना चाहता है जैसा इसने यूरोप में बनाया था। बेसिकली आप देखोगे यूएस का, कि यूएस के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगते हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसे एलिगेशन लगाते हैं कि मान लो ये यूएस है, यूएस ने क्या किया, यूरोप के साथ पूरा अपना अलायंस बनाया और यूरोप में करा दी है वॉर, यूक्रेन वॉर अभी चल रही है, अफगानिस्तान में भी सेम किया। अब हो सकता है यूरोप जो यूएस है अगला इसका निशाना देख रहा है वेस्ट एशिया को, अपना काम निकालेगा, वॉर कराएगा और अपनी इकोनॉमी बढ़ाएगा। तो हो सकता है आगे ऐसा भी करे, ठीक है। लेकिन यूएस ऐसा बोल रहा है कि नहीं, मैं तो वॉक अवे नहीं करूंगा, मैं तो बस ये चाहता हूं कि चाइना, रशिया, ईरान के कारण जो यहाँ पे वैक्यूम बन गया है, कोई यहाँ पे प्रॉपर ऐसी मीडिएटिंग पार्टी नहीं है, वो मीडिएटिंग पार्टी मैं बन जाऊं, यूएस ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जेरूसलम को लेकर भी इशूज है। इसराइल को यहाँ पे कुछ टाइम पहले जब ट्रम्प थे तो इसराइल को बहुत रिकॉग्निशन मिला था यूएस की साइड से, वो सेम रिकॉग्निशन अब यूएस इसराइल को नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पे इसराइल के साथ यूएस ने जेरूसलम डिक्लेरेशन साइन किया और यूएस ने ये बोला इसराइल को कि देखो भाई, हम अपने अमेरिकन प्लेज मेंटेन करेंगे, हम ईरान को न्यूक्लियर पावर लेने बिल्कुल नहीं देंगे। अब देखो न्यूक्लियर पावर अगर ईरान के पास आ जाती है तो सबसे ज़्यादा खतरा किसको है? इसराइल को और सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया तो अपना देख लेगा, लेकिन इसराइल को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो इसराइल बेसिकली बोल रहा है कि हम नहीं चाहते कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर पावर एक्वायर करे, इसीलिए यूएस इसके ऊपर रोक लगाएगा। दूसरी चीज़ ये भी बोली कि यूएस जो है अपनी सारी नेशनल पावर को यूज़ करेगा, किसके लिए? इसराइल जो ईरान न्यूक्लियर पावर अपनी बढ़ाना चाहता है उसके लिए। लेकिन यूएस ने बोला है देखो, मुझसे ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं इस एग्रीमेंट को इस तारीख तक पूरा कर दूं। जो अभी ईरान न्यूक्लियर डील रुकी हुई है, जिसमें यूएस जो है इस बात पे अड़ा हुआ है कि ईरान अपने जितने भी न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज है उसको खत्म करे, ये जो डील रुकी हुई है इसको पूरा करने की कोई डेडलाइन यूएस ने साइन नहीं करी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे अरब कंट्रीज जो हैं उन्होंने कुछ कुछ चीज़ों को लेकर रिफ्यूज़ कर दिया है यूएस को कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे। जैसे कि यूएस ने बोला कि रशिया का साथ आप मत दीजिए, जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने बोला भाई क्यों ना दे, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, ये आसपास की जो कंट्रीज हैं उन सब ने बोला क्यों ना दे रशिया का साथ, ठीक है, रशिया ही आता है हमारी मदद करने। फिर सऊदी अरेबिया ने, ये यूएस ने बोला कि ओपेक प्लस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको तोड़ दीजिए, रशिया को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ पे अरब कंट्रीज ने बोला नहीं, हम नहीं निकालेंगे रशिया को बाहर। तीसरी चीज़ यहाँ पे बोला कि आप है ना
इसराइल का साथ दीजिए, इन्होंने बोला हम दे देंगे, हम आपको नॉर्मलाइज करवा देंगे इसराइल के साथ रिलेशनशिप, सऊदी अरेबिया इसराइल आपस में रिलेशनशिप नॉर्मलाइज कर देंगी। एक कंडीशन है कि पैलेस्टाइन को आप रिकॉग्निशन दो, पैलेस्टाइन को आप मानो कि हाँ एक इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो ये सारे सऊदी अरेबिया और जो यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन्होंने भी अपनी बातें मनवाई है यूएस के साथ। तो ओवरऑल यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि यूएस जो है अपनी क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे खोता जा रहा है, और क्या रीजनल प्रोवाइडर बनेगा, रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा यूएस। यहाँ की तो सारी कंट्रीज अपनी अपनी सिक्योरिटी का ध्यान खुद ही रख लेती हैं, अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप बिना यूएस के इन्वॉल्वमेंट के साथ अब ये कंट्रीज प्रॉपर करना सीख गई, नॉर्मलाइज करना सीख गई हैं। यूएई ने अपनी रिलेशनशिप सुधारे, सऊदी अरेबिया ने अपने रिलेशनशिप सुधारे इसराइल के साथ, ठीक है। तो आपस में ये कंट्रीज रिलेशनशिप सुधारना जानती हैं। टर्की ने इजिप्ट के साथ रिलेशनशिप सुधारे हैं, सऊदी अरेबिया और यूएई के रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, यहाँ पे इराक के साथ रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, जॉर्डन इजिप्ट के साथ रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज यूएस को काउंट ही नहीं कर रही रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर में, ठीक है। तो यूएस ही, अब यूएस को ही जरूरत है यहाँ पे पूरी सऊदी अरेबिया और वेस्टर्न एशिया की। सऊदी अरेबिया, वेस्टर्न एशिया ये सब मूव ऑन कर चुके हैं यूएस से, इनको जरूरत अब यूएस की नहीं है। तो वेस्ट एशिया ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे दुनिया में अब कितनी मल्टीपोलैरिटी वाली दुनिया हो चुकी है। पहले सिर्फ एक पोल हुआ करता था यूएस, अब वही पोल्स बहुत सारे डाइवर्सिफाई हो गए हैं। एक साइड है रशिया, दूसरी साइड है रशिया, दूसरी साइड है हमारा चाइना, तीसरी साइड है यूएस। तो ये सारे बहुत सारे पोल्स बन चुके हैं, और अब रशिया और चाइना के लिए कोई दुश्मनी मोल लेंगे तो नहीं, ये सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज है ना, रशिया और चाइना से क्यों दुश्मनी मोलेंगे यूएस के लिए, क्योंकि जब यूएस की क्रेडिबिलिटी ही नहीं रही उतनी। तो आज के टाइम पे हमको समझने की जरूरत ये है कि यूएस की उतनी पावर आज के टाइम पे रही नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, जितनी क्रेडिबिलिटी पहले हुआ करती थी। और यूएस को भी ये समझ जाना चाहिए कि अब यूएस को जरूरत है वेस्ट एशिया की, वेस्ट एशिया तो मूव ऑन कर चुका है, ठीक है। तो ये था पूरा आर्टिकल रिगार्डिंग द यूएस रिलेशंस विद वेस्ट एशिया। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है आज का वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो देखो ये है आपके लिए आज का क्वेश्चन, एनालाइज यूएसए वेस्ट एशिया रिलेशनशिप्स इन प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस, also analyze its impact over India and you have to write it in 250 words। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि यूएसए और वेस्ट एशिया की रिलेशनशिप्स आज की सिचुएशन में कैसे हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, और इसको लेकर इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे इन यूएस वेस्ट एशिया रिलेशन का क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको बताना है इस पूरे क्वेश्चन में। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द टेलीग्राम ग्रुप। अपने आंसर्स ज़रूर पोस्ट करना, वर्क ओवर योर आंसर राइटिंग स्किल्स। देखो अल्टीमेटली मेंस ही आपको फाइनल लिस्ट में पहुंचाती है, तो हमको साथ के साथ काम करना है आंसर राइटिंग पे भी और प्रीलिम्स पे भी, क्योंकि हम किसी को भी यहाँ पे मिस नहीं कर सकते, ओके। तो यू हैव टू give your attention to mains also. So that was all. Thank you for watching and have a very good day.